सानिया फिरदौस में कक्षा 12वीं आशीबाई गोलचा शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मेरी साथी का नाम है नीला साहू। आज इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस सत्र 2022-23 में हमारे टॉपिक का कथानक है स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पारितंत्र को समझना। उपकथानक है पारितंत्र एवं स्वास्थ्य के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं, और इसका उद्देश्य है नदी एवं तालाबों में हो रहे मूर्ति विसर्जन से संबंधित प्रदूषण को रोकने हेतु प्रयास। आम धारणा है कि प्रदूषण का कारण उद्योग सीवेज और शहरी ठोस कचरे मिलकर बनते हैं लेकिन हम लोगों को यह लगता है कि एक छोटी सी अगरबत्ती, दीप, रोली मौली एक छोटी सी माचिस की तीली मिलकर एक नदी का क्या ही बिगाड़ लेंगे। और अपनी इसी सोच की वजह से हम अपनी आस्था को आगे बढ़ाते हैं और नदी की सेहत को खींच लें। भारत में मूर्ति विसर्जन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले देवी देवताओं की पूजा के लिए प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि दही, दूध, फल, पुष्प इत्यादि का उपयोग किया जाता था एवं मूर्तियों को चिकनी मिट्टी से बनाई जाती थी और उन्हें प्राकृतिक रंग जैसे कि हल्दी इत्यादि से रंगा जाता था। धर्म ग्रंथों में भी प्रकृति के संरक्षण को समझाने का प्रयत्न किया गया है, इसलिए यह सदैव ही पूजनीय है। भगवद गीता के एक पाठ 9.26 में भी यह कहा गया है कि यदि कोई भक्त मुझे पूरी भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फूल इत्यादि का अर्पण करता है तो मैं उसे स्वयं भोगता हूँ अर्थात स्वीकार करता हूँ। आजकल मूर्तियों को सजाने के लिए धातुओं के आभूषण, तैलीय पदार्थ इत्यादि का उपयोग किया जाता है, जो कि विसर्जित होने के बाद हमारे आसपास के जलीय पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। बढ़ती मूर्तियों की मांग और बढ़ते विसर्जन नदियों के लिए गंभीर चेतावनी है। पहले प्रदूषण कम होता था तो नदियों में प्रवाह और अविरलता बहुत तेज हुआ करती थी, जिसमें बड़ी संख्या में जीव उपस्थित होते थे और वो कचरों को खा जाते थे, जिससे नदी को स्वयं को साफ करने की क्षमता थी। परंतु अब प्रदूषण बढ़ने के कारण नदी ने अपनी प्रवाह और अविरलता की क्षमता खो दी और वह स्वयं को साफ नहीं कर पाती। नज़ारा बदल रहा है तो हमें अपना नज़रिया भी बदलना होगा। नज़ारा यह है कि हमारे देश की सबसे पवित्र कही जाने वाली नदी गंगा दुनिया के प्रथम उन 10 नदियों में शुमार हो गई है जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे तो औद्योगिक प्रदूषण में गंगा में सिर्फ 17% प्रदूषण है, परंतु इसका विषैलापन इतना अधिक है कि यह सीवेज और उद्योग का 80% से भी अधिक है। आजकल मूर्तियों को बनाने के लिए ज़्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जल्दी सूखने की क्षमता की वजह से किया जाता है। एक रिसर्च में यहाँ कहा गया है कि प्लास्टर की मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं वो नदी में विसर्जित होने के 45 मिनट बाद ही घुल जाती है, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके जल के संपर्क में आकर और ज़्यादा कठोर हो जाता है और उसे घुलने में महीनों लग जाते हैं। ऊपर से उसमें सिंथेटिक रंगों का उपयोग किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभावी होते हैं। और 2007 के एक अध्ययन में यह भी बताया गया है कि विसर्जन के बाद नदियों और तालाबों में 750% धातुओं की सांद्रता बढ़ जाती है एवं इसमें नाइट्रेट, क्रोमियम, शीशा यानी सिंदूर इन सब की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मछलियों की मरने की दर में भी वृद्धि होती है। हमने अपने आसपास के क्षेत्र महामाया तालाब का सर्वेक्षण किया तो हम लोगों ने देखा मूर्ति विसर्जन के बाद वहाँ के कचरों को बाहर ही निकाल कर छोड़ दिया गया है, उसे हटाया नहीं गया, जिससे आवाजाही में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे नदी के घाट के पास बहुत सारे कचरे, प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि पड़े रहते हैं। तीसरा अनघटनीय पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक, रैपर वगैरह यह सब नदी में गिरे हुए हैं, जिससे जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। मंदिर के बाहर के क्षेत्र में भी बहुत सारे कचरे हैं। उसके बाद हम लोगों ने जब इसका ग्राफ बनाया तो हमें मिला कि चौरादा में 5% प्रदूषण की इकाई है, धमतरी में 17%, जगदलपुर में 4%, अंबिकापुर में 5%,
भाटापारा में 2, महासमुंद में 4, कांकेर में 1%, कवर्धा में भी 1%, मुंगेली में 6%, जांजगीर में 3% और सबसे ज़्यादा रिसाली में 20% प्रदूषण है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि पहले के ज़माने की मूर्तियाँ प्राकृतिक तौर पर बनाई जाती थी और आजकल इसकी जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉलिस्टर कपड़ों, प्लास्टिक इत्यादि ने ले लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए हमें मूर्तियों को विसर्जित करने, जैसे हम कचरे को प्रदूषण से बचने के लिए हम कचरे को अपने स्थान से अलग स्थान में ले जाकर डालते हैं, ताकि शहर से दूर ले जाया जाता है ताकि हमारे शहर में ज़्यादा कचरा ना हो। वैसे ही हमें मूर्ति विसर्जन के लिए एक अलग से स्थान बनाना चाहिए जहाँ सिर्फ मूर्तियाँ ही विसर्जित की जाए। जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, एक शहर अलग है, उनसे बहुत ही दूरी पर एक अलग से कुंड बनाया गया है, जो विसर्जन कुंड बनाया गया है, जहाँ पर सिर्फ विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे ही हम भी अपने शहर बना सकते हैं ताकि हम जो अपने डेली यूज़ में जो पानी यूज़ करते हैं वो स्वच्छ हो। इसके उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टोटली बंद कर देना चाहिए। सिंथेटिक रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मूर्तियाँ प्राकृतिक तौर पर ही बनानी चाहिए, जैसे कि चिकनी मिट्टी की, और उनमें प्राकृतिक कलर, हल्दी इत्यादि ही डालना चाहिए। और एक कृत्रिम लाइनर बनाना चाहिए। यदि हम मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं तो वो घुल जाएगी, और लाइनरों को हम निकाल देंगे, जिससे व्यर्थ कचरा सारा निकल जाएगा। यह हमारे सर्वेक्षण के कचरा है। हम लोगों ने जब वहाँ माया तालाब के आसपास के लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि शहर के लोग विसर्जन के बाद भी वहाँ आते हैं और बहुत सारे कचरे वहाँ पर डाल के चले जाते हैं उनके विसर्जन के बहाने से, जिससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ नदी के आसपास के सारे क्षेत्रों में कचरा है। आगे दिखाते हैं, फाइल को पूरा दिखाओ। आगे यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसका घाट, टाइम कम है, अब थोड़ा सा बोलो। यहाँ के पंडित जिससे भी हमने बात की तो उन्होंने कहा विसर्जन वहीं होता है, लेकिन वहाँ आसपास विसर्जन के बाद बहुत सारे कचरे फैल जाते हैं और उन्हें नगर पालिका द्वारा हटाया नहीं जाता। बहुत दिन तक वहीं पे रख दिया जाता है, जिससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा ही बढ़ता है। निष्कर्ष बता के धन्यवाद। इसका निष्कर्ष यह है कि आज के मतलब अभी की जो मूर्तियाँ बन रही है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है, जिससे जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा ही हानि हो रही है। तो सबसे पहले मूर्तियों को मिट्टी की बनाया जाए, जिससे विसर्जन पर जलीय जीवों को कोई समस्या ना हो। हमारी संस्कृति के बारे में, हाँ, और धर्म ग्रंथों में और सनातन शास्त्र में भी लिखाया गया है कि जो मूर्तियाँ हो ये सब पूर्ण रूप से प्राकृतिक तौर पर ही बनाई जाए। धन्यवाद।